चलिए, अच्छा एक मिस्टेक अभी मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया ना बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये 2D में नहीं बता रहा था इनऑर्गेनिक वाले केमिस्ट्री में, जो ऑर्गेनिक में जो सर लोग बताते हैं। बेंजीन इज दिस, ठीक है। और नेफ्थलीन में ऐसा नहीं कि वो अलग कंपाउंड बनता है। नेफ्थलीन में एक और रिंग ऐसा ही जुड़ता है तो नेफ्थलीन बनता है, ठीक है। एक और रिंग इसी से ऐसा जुड़ जाता है तो नेफ्थलीन बनता है। दिस इज नेफ्थलीन, दिस इज नेफ्थलीन। ले ले स्क्रीनशॉट, बाद में आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो मुझे बोलेंगे सर आपने गलत बता दिया था। ये नेफ्थलीन है, ये बेंजीन है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा है कि बस वो लोग 2D व्यू की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ तो हम लोग बॉन्डिंग देख रहे थे। बॉन्डिंग हमने क्या क्या देखा अभी? पहला बॉन्ड देख लिया, पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर। दूसरा बॉन्ड देख लिया क्या? चलिए बोलिए। डाइसल्फाइड बॉन्ड, मैं शॉर्ट में लिखूं DSB, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब तीसरा बॉन्ड जो है हमारा यहाँ पर, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को समझ लेते हैं। कोई बताएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होता है? इनऑर्गेनिक में पढ़ाते हैं ना सर लोग। कोई बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करो। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन होता है? कंडीशन ये होता है कि एक हाइड्रोजन एटम फोन के साथ अट्रैक्शन लगाता है, फोन के साथ। मतलब वो F भी हो सकता है, वो O भी हो सकता है और N भी हो सकता है। हमारे जो यहाँ पर कंसेप्ट काम आने वाले हैं O आने वाले हैं, बाकी इसके बारे में आप पढ़ोगे कहाँ? इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो मेरा यहीं पर कंसेप्ट ये काम आने वाला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक केमिकल अट्रैक्शन होगा, एक केमिकल बॉन्ड बनेगा। ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा जितना कोवलेंट होता है, लेकिन बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन होगा। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनने वाला है। अच्छा, मैंने अभी आपको अमाइड बना के दिखाया था ना, अरे पेप्टाइड बॉन्ड में अमाइड बनाया था ना, दिस वन हियर। अरे ये अमाइड है ना, याद आया? अमाइड बनाया था ना अभी। ये पेप्टाइड बॉन्ड रहा, ये काला वाला, ये जो है। ऐसा ही कोई और दूसरा अमीनो एसिड भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? ये लो, उसका भी अमाइड है। तो होता ये है कि एक अमाइड का ऑक्सीजन एटम दूसरे अमाइड के हाइड्रोजन एटम के साथ, नॉट नाइट्रोजन, एक अमाइड का ऑक्सीजन एटम दूसरे अमाइड के हाइड्रोजन एटम के साथ अट्रैक्शन लगा लेता है, और उसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। डिटेल में समझने का शौक है तो लीजिए समझा देते हैं। एक अमीनो एसिड लो जल्दी से, दूसरा अमीनो एसिड ले लो जल्दी से। यहाँ पे अमाइड बॉन्ड बना दो जल्दी से। ये बन गया अमाइड बॉन्ड, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं हम, जो बन गया। चलो, फिर इधर कोई भी आर ग्रुप लगा दो, इट डजंट मैटर। इधर आप लगा दो H और इधर NH2, ठीक है। इधर COH, आगे रिएक्शन करेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये आप देख रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ इस अमाइड का ये O, और इस मतलब अमाइड में ये CO का O और इसका H, इसको मैं इस H को इधर ऊपर ले आता हूँ, इधर ये H है ना, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग जाता है, इन दोनों के बीच। दिस इज H बॉन्ड। अब कितनों को समझ में आ गया H बॉन्ड कैसे बनता है इनफैक्ट? और इसी बात, अच्छा रे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने गलत बताया। एक अमाइड का दूसरे अमाइड के साथ, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, दूसरा अमाइड मैंने बनाया कहाँ है? दूसरा चेन है पॉलीपेप्टाइड का,
ठीक है, ये रहा N, ठीक है, और ये उसका H, ये दूसरा चेन है अमीनो एसिड का, मान ले जाए यहाँ पे R3R4 कर देता हूं मैं, ठीक है। हाँ, ये एक अमाइड दूसरा। अब मैं बता रहा हूँ इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव बॉन्ड रहेगा, हालांकि वो परमानेंट बॉन्ड नहीं रहेगा लेकिन अट्रैक्शन रहेगा, वीक बॉन्ड है लेकिन रहेगा, ये बॉन्ड है H बॉन्ड। अब बोले कितनों का समझ में आ गया H बॉन्ड? कुल मिला के बातें वही है। देखो ये CONH है एक अमाइड, CONH एक अमाइड, CONH दूसरा अमाइड, CONH दूसरा अमाइड, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, O और N के बीच में, O और N के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या फिर आप ऐसे दिखा दो, यहाँ पे भी, इधर देखो, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, दिस वन देख रहे हो, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। कंडीशन ये है कि एक अमाइड का O दूसरे अमाइड का H, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है? नेक्स्ट ले, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। चौथा जो बॉन्ड बनता है बच्चे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। क्या होता है? अच्छा एक आयनिक बॉन्ड बता दूं पहले मैं, आयोनिक बॉन्ड। कोई बताएगा आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होता है? हर्ष पता है क्या? नो सर, नहीं पता है, पढ़े नहीं क्या अभी केमिस्ट्री? रिभा, पढ़ा हूँ बट अभी रिभा सर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपोजिट चार्ज। ऑन टू एटम, दो एटम के बीच में अपोजिट चार्ज होना जरूरी है अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो। अब मैं आपको बताऊं, कई सारे ऐसे अमीनो एसिड हैं जिसके ऊपर ये लगा होता है अपोजिट चार्जेस, और वो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं और वहां पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दैट्स इट। तो वो कहाँ होता है मैं आपको बताऊं, जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है ना, तो आप एक पॉलीपेप्टाइड चेन अगर बना दोगे पूरा का पूरा, इसी वाले में दिखा दूं क्या मैं? इसी वाले में दिखाऊं? गौर करना, ये अंत वाला पार्ट, ये भी तो H रिलीज कर सकता है किसी और के साथ बनाने के लिए, और ये भी तो OH रिलीज कर सकता है, ध्यान देना। और क्या इसके ऊपर प्लस चार्ज रह ही जाएगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज रह ही जाएगा, लेकिन अगर बॉन्ड नहीं बन पाया, क्या इसके एंड के बीच में क्या आयनिक अट्रैक्शन लग सकता है कि नहीं लग सकता है? अरे बोलो, आयनिक अट्रैक्शन लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लग सकता है। एक बात समझिएगा, आप लोग जो केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड पढ़ते हो और जो यहाँ मैं आयनिक बॉन्ड बता रहा हूँ, ये दोनों आयनिक बॉन्ड अलग अलग है। आप जो केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड पढ़ते हो, पता है कहाँ पढ़ते हो? वैक्यूम कंडीशन में। और आप यहाँ जो आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हो, पता है कहाँ पढ़ रहे हो? एक्वस कंडीशन में, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है, और वहां जो आयनिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर पढ़ते हो वो वैक्यूम कंडीशन में पढ़ते हो। जो भी टीचर पढ़ाते हैं ये जरूर बताते हैं, आयनिक बॉन्ड का जब स्ट्रेंथ वो कंपेयर करते हैं किसी दूसरे बॉन्ड के साथ, तो ये बात जरूर बताते हैं कि बेटा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लेकिन कहाँ? वैक्यूम कंडीशन। वैक्यूम कंडीशन में आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। तो दैट्स इट, भाई कंडीशन ये है कि अपोजिट चार्जेस होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अगला हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, अगला वंडरवॉल अट्रैक्शन, वंडरवॉल अट्रैक्शन। हालांकि हाइड्रोफोबिक और वंडरवॉल अट्रैक्शन लगभग एक ही जैसा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक बात बताओ, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है और कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा या रिपल्सन? ज्योति जल्दी। यहाँ तो अट्रैक्शन होगा, पोलर और नॉन पोलर के बीच में अट्रैक्शन होगा, मैंने पहले भी बोला है। रिपल्सन होगा सर। हाँ रिपल्सन होगा। तो ये जो आपको ये जो आपको यहाँ पे
फोर्सेस दिख रहा है, ये फोर्सेस को आप क्या कह सकते हो, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस। जहां पर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर आर ग्रुप वाटर को रिपेल करता है, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस। ठीक है। अच्छा, जहां पर आप ये भी देखोगे कि एक पोलर दूसरे पोलर को अट्रैक्ट कर रहा है, एक पोलर दूसरे पोलर को अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी आप क्या बोलोगे, ये भी वही है, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस। बताता हूं इसका चक्कर क्या है। होता क्या है, अगर मान लो कोई ऐसा एक अमीनो एसिड लंबा सा है, ठीक है, उसमें आर ग्रुप है, आर ग्रुप है, आर ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, एक और आर ग्रुप है। सपोज दैट ये आर ग्रुप और ये आर ग्रुप हाइड्रोफिलिक है, और सपोज दैट ये आर ग्रुप और ये आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक है। आपने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, कहाँ डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन। अब बताइए, ये दोनों तो वाटर को अट्रैक्ट करते ही है, कोई डाउट, लेकिन ये दोनों वाटर को रिपेल करते हैं, तो पता क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन के डालने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो क्या दोनों अंदर अंदर आ गए, ये दोनों बाहर बाहर चले गए और वाटर के साथ अट्रैक्ट हो गए कि नहीं हो गए, वाटर के साथ अट्रैक्ट हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों वाटर से दूर भाग गए कि नहीं भाग गए, एक रिपल्सिव फोर्स के माध्यम से। यही फोर्सेस क्या है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ अट्रैक्शन है, ये रिपल्सन फोर्स है, तभी तो दूर दूर जा रहे हैं, रिपल्सन फोर्स है। कुल मिला के आप तो बस इतना समझो, जहां पे भी पोलर और नॉन पोलर के बीच में या पोलर पोलर के बीच में कोई बॉन्ड, कोई अट्रैक्शन लगे, कोई बॉन्ड बने, बॉन्ड तो बन नहीं पाता, ये फोर्सेस है, बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है इस फोर्स को, तो वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, दैट्स इट। वंडरवॉल बॉन्ड कहाँ बनेगा, पहली बात इसका वंडरवॉल बॉन्ड नहीं बन पाता, ये भी अट्रैक्शन है। जहां फ्लक्चुएटिंग चार्जेज होते हैं, जहां फ्लक्चुएटिंग चार्जेज होते हैं, ये अपोजिट चार्ज परमानेंट है, वहां आयनिक बॉन्ड, और जहां फ्लक्चुएटिंग चार्जेज है, वो फ्लक्चुएटिंग चार्जेज के बीच में वंडरवॉल अट्रैक्शन लगता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानना है आपको, ये सारे बॉन्ड तो उतने ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट ये दोनों बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ये तीनों सभी को क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। ऑर्डर सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर, ये ऑर्डर पूछा जा सकता है आपसे। देन डाइसल्फाइड बॉन्ड, देन आयोनिक बॉन्ड, देन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अब सुनिएगा मेरा बात ध्यान से, ये दोनों बॉन्ड तो है ही वीक बॉन्ड, वीक फोर्सेस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वीक फोर्सेस है। अब इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड दोनों ही वीक फोर्सेस है, लेकिन इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। रीवा रीजन बताएगी क्या, रीवा जल्दी। सर क्योंकि अगर हाइड्रोफोबिक है तो वो वाटर से नहीं पता, वाटर से repel- हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोफोबिक के तुलना में ज्यादा, दोनों ही वीक फोर्सेस है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा ज्यादा मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हाइड्रोफोबिक के तुलना में। क्यों, हर्ष बताएगा।
हर्ष स्टेबिलिटी के कारण। हाँ स्टेबिलिटी क्यों, मैं ये क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो पता लगा कहिएगा। मैं बस आपको इतने हिंट दे देता हूँ कि ये बातों का चर्चा ऑर्गेनिक में भी मिल जाएगा और इनऑर्गेनिक में भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपसे कल पूछूंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। बस इतना जानिए, अभी मैं कल पूछूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की तुलना में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तुलना एक कारण है, वो आप पता लगा के आएंगे, ठीक है। अब आते हैं ये तीनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तुलना में आते हैं, ये तीनों स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के कंपैरिजन में, ये मतलब उन दोनों के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस या अट्रैक्शन बोलिए, ठीक है, या फिर बॉन्डेड, अट्रैक्शन बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि रिपल्सन भी तो है नहीं बॉन्ड, ठीक है। अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन लगेगा, ठीक है। वो हटाइए, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड और ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर केमिस्ट्री वाले सर तो बताते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, बताते हैं ना, उसके बाद कोवलेंट होता है। अरे स्ट्रेंथ पढ़ते हो ना इनऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री वाले सर क्या बताते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन है, आयनिक बॉन्ड। लो मैं नोट डाल के लिख देता हूँ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, पढ़ते हो ना ऐसा। तो सर आप तो यहाँ ऑर्डर लगा रहे हो, उससे आगे डाल दे रहे हो कोवलेंट बॉन्ड को, हैं, कोई कारण बता पाओगे, या भी ये भी कल ही पूछूं, कोई कारण बताओगे या बता दूं मैं, रिवा सर बता दीजिए। नहीं पता है, हर्ष 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 मीटिंग से बाहर है क्या शायद, चलो बता देता हूँ। आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये बात सच है, बट इन वैक्यूम, अभी बताया था, नॉट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसका कारण आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है आयनिक, मगर वैक्यूम कंडीशन, क्योंकि वाटर में आपको पता है वाटर जो है टूट जाता है किसमें, H+ एंड OH-, और वाटर का एक खास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, पता होगा आपको, और उसकी वजह से एक्वस सॉल्यूशन में बॉन्ड का जो ऑर्डर होता है स्ट्रेंथ का वो बदल जाता है। ये सब आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में। हाँ आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है मगर एक्वस सॉल्यूशन में नहीं। एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन है, कोवलेंट। और अगर मैं प्रोटीन में बात करूं तो कौन, पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या ये बात सभी को क्लियर, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, क्या ये बात सभी को क्लियर है कि आयनिक बॉन्ड क्यों पीछे हो गया कोवलेंट बॉन्ड से। चलिए अब आप बोलेंगे सर पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड ये दोनों ही तो कोवलेंट बॉन्ड ही है, दोनों कोवलेंट बॉन्ड ही तो है, तो फिर एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक कम स्ट्रॉन्ग, ऐसा कैसे हो गया भाई। इसको आप बोल रहे हो सर मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग, और इसको बोल रहे हो सेकेंड मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग इन पॉलीपेप्टाइड चेन। क्यों, तो बता पाएगा कारण, बता पाएगा या बता दूं, कोई भी बच्चा, ज्योति बताओ। सर नहीं पता। नहीं पता, और कोई बताना चाहेगा। चलिए हिंट मारता हूं बस, नाम सुने, टूपी टूपी ओवरलैपिंग। अरे नाम सुने टूपी टूपी ओवरलैपिंग,
नाम सुने हो 3p ओवरलैपिंग? हाँ, अब आप बोलोगे सर डिटेल में घुस रहे हो केमिस्ट्री में, हिंट मार रहा हूँ बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और 2p ओवरलैपिंग की वजह से जब बॉन्ड बनता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोवलेंट। और जहां 3p ओवरलैपिंग होगा वो थोड़ा वीक होगा, लेकिन कोवलेंट है तो आयनिक की तुलना में ज्यादा होगा। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन। आपको अगर ये सब बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई रट लो, रटना तो पड़ेगा ही। जिनका केमिस्ट्री अच्छा होगा या थोड़ा सा भी केमिस्ट्री समझ में आता होगा तो वो समझ चुके होंगे मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। ऑर्डर ये रहा, ऑर्डर ये रहा, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे लास्ट में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से पीछे हो गया, क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। पेप्टाइड और डाइसल्फाइड में भी पेप्टाइड सबसे आगे हो गया 2p ओवरलैपिंग की वजह से। क्या ये बस सभी को क्लियर हो गया? हाथ खड़ा कीजिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो स्क्रीनशॉट हाइड्रोजन लो। बॉन्ड और हाँ फिर से बोलो, हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड क्या है? तुम पता लगा क्या हो गया, क्या है ये पूछ रहे हो क्या, या फिर क्यों है स्ट्रॉन्ग? क्यों है एक्स्ट्रा? पता लगा क्या? ना हिंट मार दिए है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में पढ़ते हो। इतना भी बता देते हैं कोई इफेक्ट लगता है, जाओ इतना बता दीजिए, ठीक है। अब कौन सा इफेक्ट लगता है ये कारण पता करके आना, तब कल बताएंगे, ठीक है। आपके काम का नहीं है इसलिए भी छेड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए स्टार्टिंग से, जल्दी 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, राइट। कल आने के साथ हम इन बॉन्डिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, कल आने के साथ हम केमिकल स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। इसीलिए इस बॉन्डिंग को आप नोटबुक से अच्छे से करके आइएगा। हाँ, ये बातें नोट्स में है ही नहीं, ये पूरा पेज नोट्स में ऐड कर लेना, ये पूरा पेज एक बना लेना छोटा सा और नोट्स में ऐड कर लेना। नोट्स में कहाँ क्या ऐड करना है आइए आपको हम समझा देते हैं, जस्ट वेट कीजिए 2 मिनट। चलिए मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ एडिशन करना है और कैसे करना है, ठीक है। देखिए ये जो प्रोटीन लिखा है ये तो एक हैविंग सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन एंड एक यहाँ पे हैविंग मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो ये तो किस बेसिस पे मैंने प्रोटीन को डिवाइड किया था लिख लीजिएगा यहाँ पे, स्क्रीनशॉट। एक बात यहाँ पे ये ऐड कर दीजिएगा, ले लिए। नेक्स्ट, अब आइए यहाँ पे आपको एक छोटा सा पेज चिपकाना है, यहाँ पे या तो पेज चिपकाइए या फिर आप कैसे भी कीजिए। वहां पे क्या हेडिंग डालना है? टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स सर ऑफ। ये सब तो करवा चुके हैं। सर ये करवा दिए थे कब करवाए थे? पिछले क्लास कर भी में, दिए। 2-3 करवाए दिन थे, पहले सर। करवाए थे। यस सर, हाँ इसके सर, आगे करवाना है जो स्ट्रक्चर वगैरह बताए। यहाँ पे सिंपल प्रोटीन बोले थे लिखने के लिए, यस सर। यस बोले थे। तो उसके आगे तो बस कुछ नहीं है, उसके जब वहां तक तो हम बता ही दिए थे। उसके आगे केवल आपको क्या करना है, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है पेप्टाइड बॉन्ड का साइड में जगह है बना सकते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड का मैंने बस बॉन्डिंग दिखाया, आप चाहे तो बगल में बना सकते हैं मॉलिक्यूल के साथ। आयनिक बॉन्ड ये रहा, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस ये रहा, वंडरवॉल ये रहा, ठीक है। इसके आगे का तो कल बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक चार्ट चिपका लेना, मतलब एक पेज, और उस पेज पे क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। लास्ट में बताया ना एक पेज, यहाँ पे एक पेज चिपका लेना, यहाँ पे ये वाला पेज, ये वाला पेज, ठीक है। चलिए इतना करके आइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोटीन को आगे बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में प्रोटीन को आगे क्या बढ़ाएंगे? खत्म करेंगे, और कोशिश करेंगे कल कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो जाए।
और अगर कल कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट नहीं हो पाया तो मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे। कल मॉड्यूल डिस्कशन ही कर लेंगे, पहले प्रोटीन खत्म करके मॉड्यूल डिस्कस ही कर लेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी होमवर्क दे रहा हूं मैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अभिषेक, नो सर। अतीक, अतीक, अतीक इज आउट ऑफ मीटिंग। हर्ष, नो तुम बाहर चले गए थे बीच में, ये ऑर्डर देख लेना, मैंने बताया है। ज्योति, नो सर। रीवा, नो सर। शिवानंद, अगर तुमको कोई दिक्कत आ रहा है कोई बात नहीं है, घबराओ मत, सब समझ में आ जाएगा, केमिस्ट्री ठीक हो जाएगा तो, ठीक है। चलिए, अभी एनसीईआरटी में पढ़ने लायक कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शाम में मॉलिक्यूलर में आइए, मिलते हैं शाम में।